गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो सही से जा रहा है अब तक और वीडियो सही से दिखाई दे रहा है। वीडियो तो सही से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऑडियो का एक बार क्लियर कर देंगे। अगर सब कुछ सही है तो ऑल ओके, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, आज टेस्ट आपका 38 होगा, 38 नंबर का होगा डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए। आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल आपके सामने हैं, सही सलामत। चलिए पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा, ठीक है, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे केन सारो बीबा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? कहाँ के थे ये बताना है, कहाँ के थे ये बताना है। अच्छा, ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, बिल्कुल। आज आवाज नहीं कट रहा है ना? नहीं तो अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है कि आवाज कट रहा है मैम। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? तो ये नाइजीरिया के थे। और नाइजीरिया के कौन से प्रांत से थे? तो नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत से थे। नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत, नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत के निवासी थे, ओगोनी प्रांत के निवासी थे। इसके साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता तो थे ही, पर्यावरण कार्यकर्ता थे ही, इनके साथ साथ ये एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे और टेलीविजन कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, और नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत के ही थे, वहीं पर इन्हें फांसी भी दी जाती है। और इन्होंने जो अपना एक आंदोलन शुरू किया था, उस पर बुक भी लिखा है। ठीक है, पर्यावरण को लेकर आंदोलन किया गया था, उस पर बुक लिखा गया है और उस बुक का नाम है मूवमेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ओगोनी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ओगोनी उस बुक का नाम है। मूवमेंट फॉर सर्वाइवल 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 ऑफ सर्वाइवल ऑफ, कहाँ की थी? ओगोनी की थी ना, तो वहीं पर ये मूवमेंट चल रहा था, वहीं पे ये आंदोलन चल रहा था। तो ओगोनी पीपल्स, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बुक का नाम है। वहां पे हुए आंदोलन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, वहां पे जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में जिक्र किया गया है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो देश व्यापी यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें छोड़ने की मांग की जा रही थी। और उस मांग को देखते हुए नाइजीरिया में सरकार नहीं थी, सैन्य व्यवस्था था, तो वहां पे इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। सबके बातों को इग्नोर करके फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 112, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है, ये बताना है। बताइए किसकी रचना हो जाएगी। चलिए, टीएच मार्शल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, विल्फ्रेडो पेरेटो है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आप जानते हैं, जिन्हें कि अमेरिका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। अमेरिका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है, अमेरिका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, और नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना है? तो ये रचना है टीएच मार्शल की। किसकी रचना है? टीएच मार्शल की रचना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। टीएच मार्शल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजीत, आयुष, श्वेता सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, थॉमस हब, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है? काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। चलिए,
किसकी है? रूसो की है। रूसो की है, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, आंसर क्या होगा? रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम थॉमस हब की बात करें, थॉमस हब की बात करें तो थॉमस हब की एक आत्मकथा है। थॉमस हब की एक आत्मकथा है। ठीक है, उसका नाम क्या है? कितना नंबर सेट का डिस्कशन हो रहा है? 38। चलिए, उसका नाम है लेविथॉन। क्या नाम है? इनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? लेविथॉन। लेविथॉन है, ये काफी फेमस पुस्तक है लेविथॉन के बारे में। इसी सेट में आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, लेविथॉन या द मैटर, लेविथॉन या द मैटर इनकी पुस्तक है। काफी पुस्तक इन्होंने लिखा है, लेविथॉन या द मैटर इन्हीं की है। आंसर क्या होगा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? ये हो जाएगा आपका रूसो का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 114, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के सही समूह को पहचानिए। यानी इनमें से कौन सा समूह है जो कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, उसकी है। ठीक है, चलिए, प्लेटो, हेगेल और मार्क्स, कॉल मार्क्स, अरस्तु, अरस्तु, मैकियावेली या मिल, हॉब्स, लॉक और रूसो, कौन सा ग्रुप इसमें से है? ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी यहां से कर लीजिएगा और ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री होगा, सहनसा सर करवाएंगे तो फिर आप वो कर लीजिएगा। तीनों तो होता ही है। चलिए चलिए, किसका है? ये कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स, लॉक और रूसो। रूसो की रचना आप देख चुके, कौन सी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। इनके द्वारा एक कथन ये भी कहा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा बंधनों से घिरा होता है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा बंधनों से घिरा होता है। लेकिन हमेशा बंधनों से घिरा होता है, बंधनों से घिरा होता है। ठीक है, ये किसका कहना था? रूसो का ही कहना था, घिरा होता है। और रूसो की पुस्तक तो आपको मालूम है ही। हॉब्स के बारे में भी बताए, हॉब्स की कौन सी रचना है? हॉब्स की रचना के बारे में बताए, इसकी जो आत्मकथा है उसके बारे में भी आपको बताए। लॉक के बारे में अगर आप देखिएगा तो लॉक का है दी ट्राइसेज ऑफ गवर्नमेंट, दी ट्राइसेज ऑफ गवर्नमेंट लॉक का पुस्तक है। ठीक है, दी ट्री ट्राइसेज, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट, ट्राइसेज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी पुस्तक है? गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसकी है? तो ये लॉक की है, ये लॉक की है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, हॉब्स, लॉक और रूसो इसका सही आंसर हो गया। हाँ, ये लेविथॉन है, हॉब्स के द्वारा कौन सी लिखी गई है? लेविथॉन, ये इनकी आत्मकथा है, लेविथॉन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है, क्या होगा इसका आंसर? 125 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया निर्णय, सख्त अप्रवासी नीति को लागू करना, विलासिता की वस्तु पर कर बढ़ाना, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में निवेश करना, कौन सा हो सकता है? तो सख्त अप्रवासी नीति को लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया उदाहरण का ही एक एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सख्त अप्रवासी नीति को लागू करना। आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 116, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो स्वयं उसे तथा डर को है? ठीक है, अपनी आत्मकथा में इस बात का वर्णन किया है। कौन है ये आपको बताना है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो स्वयं उसे तथा डर को है।
मैम पीडीएफ चेक कीजिए, क्या चेक करें पीडीएफ में? 38 सेट नहीं है ये तो कौन सा है? आज कौन सा सेट हुआ? 38 ही ना? थर्टी एट ही है। क्या हो गया, कौन क्या दिक्कत है रोशन जी? चलिए, किस राजनीतिक चिंतक ने कहा है ऐसा? आपको बताएं कि आप पढ़ेंगे उसके बारे में। कौन है? थॉमस हॉब है। थॉमस हॉब है, इन्हीं की आत्मकथा है लेविथॉन, ठीक है। उन्हीं में कहा गया है, उसकी मां ने जुर्बे बच्चों को जन्म दिया है। लेविथॉन जो आप उस समय से देख रहे हैं, किसकी है? इसी की है, लेविथॉन पुस्तक। लेविथॉन पुस्तक है, लेविथॉन पुस्तक, ठीक है। ये इनकी ही आत्मकथा है। इनकी क्या है? आत्मकथा, यानी इनकी खुद की जिंदगी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है ये इसी का है, इसी पुस्तक का ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। 117 बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। कौन सा नहीं था? आपसी अनाक्रमण, एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बांडुंग सम्मेलन की बात करें तो बांडुंग सम्मेलन जो है इसे एशिया अफ्रीकन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एशिया अफ्रीकन सम्मेलन, एशियाई अफ्रीकन सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। अफ्रीकन सम्मेलन भी इसे कहते हैं, ठीक है। कब का है? 1955 का है। कब का? 1955 का ये सम्मेलन है। 1955 का ये बांडुंग सम्मेलन 1955 का है। अगर हम नाम की बात करें, इसी के आधार पे नाम की स्थापना होती है 1961 में, जिसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के तौर पे जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। कब? 1961 में। 1961 में नाम की स्थापना होती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है ए। क्या होगा? चलिए, कौन सा नहीं था? आपसी अनाक्रमण था, एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, ये भी था, लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये नहीं था। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 118, राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। इस कथन से आपको क्या पता चलता है कि संप्रभुता के विरोधी के रूप में कौन जाने जाते थे? यही पता चलता है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि संप्रभुता की जो अवधारणा है उसको समाप्त कर दिया जाए। यानी कि उनको संप्रभुता अच्छा नहीं लगता होगा, वो संप्रभुता के विरोधी होंगे, ऐसा ही है। तो यह किन विद्वान का मत है? यानी यह कथन निम्न में से किस विद्वान का? प्लेटो का है, गिलक्राइस्ट का है, लॉस्की का है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? किसका है? किसका है? लॉस्की का है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। इनका कहना था कि संप्रभुता ने राजनीतिक व्यवस्था में पूरे विश्व में ये अवधारणा बना ली है, ठीक है। संप्रभुता की अवधारणा जो है पूरे विश्व की राजनीति में जड़ें जमा चुकी है, पूरे विश्व में ये फैल चुका है, तो इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा यही होगी। 119 शासन में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू जो है वो किस देश के थे? ठीक है, सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित कौन है?
शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित यानी उसके समर्थक कौन है? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत यानी शक्ति का बंटवारा हर लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, यहां भी है, केंद्र में है, राज्य में है, पंचायत में है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे ये आपसे पूछा गया है, बताइए मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे? कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत हो भी जाए लेकिन आपको सुन के ये याद रखना है पुस्तक का नाम। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे जिन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन दिया था और इनकी पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ द लॉस था। 120 निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 ठीक है की मुख्य विशेषता में से नहीं है, यानी कौन नहीं है ये आपको बताना है। 1935 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अगर हम 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा यहीं से लिया गया है। ठीक है, और 1935 में क्या क्या था? जैसे आरबीआई की स्थापना की व्यवस्था 1935 में ही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था इसी में थी। वर्मा को भारत से अलग इसी से किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आपका बहुत सारी व्यवस्था इसमें थी। ठीक है, जिसे कि हमारे संविधान में इससे अपनाया भी गया था। तो देखिए, हाँ, अखिल भारतीय भी था। अखिल भारतीय पहला ऑप्शन में ही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। दूसरा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, अवशिष्ट विषय के बारे में इसमें नहीं है। इसने प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, बिल्कुल प्रांत के स्तर पे जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसे लागू किया गया। बिल्कुल सही है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था आपकी लागू की गई और प्रांत में इसे समाप्त किया गया। ये व्यवस्था भी इसी का था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा इसी का है ना? अखिल भारतीय सेवा 1935 के ही अधिनियम का है। उसके बाद प्रांत में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांत में द्वैध शासन क्या किया गया? समाप्त किया गया। और इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये भी आपका सही है। गलत पूछ रहा है ना, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बी यानी बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 121 बताइए क्या होगा? क्या कहता है? कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ना तो संघात्मक व्यवस्था है ना ही एकात्मक है, दोनों का मिश्रित रूप यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ना तो पूरी तरीके से संघात्मक है और ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है। ठीक है, तो रीजन भी सही है और कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर जो है यानी रीजन जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122
कथन है और कारण है, यहां भी आपके पास कथन और कारण ही है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। क्या है? महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह है। काफी है, ठीक है। इनकी अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो वो भी काफी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये भी बिल्कुल सही है आपका, और स्पष्टीकरण भी क्या है, सही है। क्या कहता है? महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, ऐसे समूह को दिखाया गया है जो कि जिसका कि हमारे समाज में शोषण होता है, ठीक है। तो शोषण होने वाले समूह के बारे में यहाँ दिखाया गया। जैसे महिलाएं, शोषण होता है दलित वर्ग के साथ होता है। निर्धन यानी जो गरीब होते हैं उनके साथ होता है। जो अल्पसंख्यक समूह यानी जिनकी की मात्रा कम है, ठीक है, जिस धर्म या जिस समूह के लोगों की मात्रा कम है, संख्या कम है, उनके बारे में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। यानी उनके लिए असली मायने में लोकतंत्र होना चाहिए, तभी वो इन सब चीज से बाहर आ सकते हैं। रीजन क्या है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल सही है, इसलिए वो अधिक दावेदार है, क्योंकि आत्मसम्मान की कामना का जो वाहक बनकर लोकतंत्र उभरा है, ठीक है। तो लोकतंत्र की असली जरूरत किन लोगों को है? इन्हीं लोगों को है, ठीक है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? यानी किसी समूह को अगर धार्मिक संप्रदाय के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? तो जो हमारे संविधान में है उसी का हकदार होता होगा। बताइए किसका होता है? चलिए, पहला क्या है? यह संप्रदाय या समुदाय, मतलब जिसको कि अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है, विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका संचालन कर सकता है। यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 है। हाँ, तो चेयर है, यहाँ चेयर है। चलिए, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह किसमें है? हमारे मौलिक अधिकार में इसकी चर्चा है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है इसके बारे में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है, ठीक है। और इसकी जो व्यवस्था है वो आपके अनुच्छेद 30 में है। अगला है, तो ये तो आपका होगा, इसके हकदार हैं। दूसरा है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। पहले व्यवस्था थी, लेकिन पहले भी व्यवस्था यही थी कि राष्ट्रपति जो हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, ये लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले व्यवस्था थी, ठीक है। मनोनयन कर सकते हैं, ये पहले व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में इसे भी समाप्त कर दिया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है। और ये 2 सदस्य कौन होते थे? तो ये एंग्लो इंडियन होते थे। कौन होते थे? एंग्लो
इंडियन होते थे, लेकिन इनकी भी व्यवस्था क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक प्रतिनिधि है, दूसरा कहा गया है कि इसमें धार्मिक संप्रदाय के आधार पे अल्पसंख्यक वर्ग, बिल्कुल नहीं। एक तो एंग्लो इंडियन थे, ऊपर से 2 था, ऊपर से अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अगला है तीसरा, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम, ठीक है, 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जो है, 15 सूत्री कार्यक्रम भी इसे कह सकते हैं, 15 सूत्री कार्यक्रम भी कह सकते हैं। ये किसके लिए है, तो ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 आपका सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल, अजीत, श्वेता, नेहा, अयांश, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 124, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 124, क्या कहता है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के ए के अंतर्गत उपाधियां है। अनुच्छेद 18 में आप क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 18 में पढ़ते हैं उपाधियों का अंत, यानी कि जिसे कोई भी उपाधि दिया गया है वो अपने नाम के आगे उस उपाधि का यूज नहीं कर सकता है। यानी समानता की भावना को बरकरार रखने के लिए, किसी के मन में हीन भावना ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे पद्म पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद 18 के ए के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, आपका गलत हुआ, गलत। ठीक है, चलिए उसके बाद है 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। सबसे पहले पद्म पुरस्कार की अगर बात करें तो इसे एक बार नहीं 3 बार निलंबित किया गया है। कितनी बार, 3 बार निलंबित इसे किया गया है, एक बार नहीं 3 बार इसका निलंबन हुआ है। ठीक है, 3 बार। तो ये कथन भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये भी आपका गलत हुआ। कब कब निलंबन हुआ है, तो इसका जो निलंबन है 1977 से 80 के बीच में, जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, 77 से 80 के बीच में पहली बार इसका निलंबन हुआ था। 3 सालों के लिए बीच में इसको बंद कर दिया गया था। फिर 93 से 97, ठीक है, फिर 93 से 97 के बीच और फिर 78 के बीच इसका निलंबन हुआ था। टोटल 3 बार हुआ है। आगे है, किसी वर्ष विशेष, किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या, अच्छा वर्ष है, किसी साल, यानी किसी साल विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। कहने का मतलब यह है कि भारत रत्न जो एक साथ दिया जाता है तो अधिक से अधिक 5 व्यक्ति को एक साथ दिया जा सकता है। क्या ऐसी व्यवस्था है, नहीं। अधिक से अधिक 3 व्यक्ति को एक साथ दिया जा सकता है। अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को एक साथ दिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों गलत है। किसमें है, किसी में नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, क्या है, राज्य शब्द है ना। अगर हम राज्य शब्द की बात करें तो राज्य कौन कहलाता है, राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन राज्य कौन कहलाता है, इसके लिए 4 मुख्य तत्व है, 4 मुख्य आधार भी आप कह सकते हैं। समुदाय है,
यानी एक समुदाय होना चाहिए, उसके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए यानी जमीन का एक निश्चित हिस्सा होना चाहिए। पहला तो समुदाय है, एक विशेष समुदाय हो वो, दूसरा एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित जगह होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। और तीसरा आपका सरकार है, मतलब अपनी एक सरकार जो है वो होनी चाहिए। और चौथा संप्रभुता है, मतलब अपना खुद का निर्णय लेने में वो समर्थ हो, ठीक है। संप्रभुता हो, ठीक है। दूसरा सरकार, दूसरा क्या हो, सरकार हो। तीसरा क्या हो, तो तीसरा कि एक निश्चित भूभाग हो, एक जमीन का निश्चित उसके पास क्या हो, हिस्सा हो, जमीन का एक निश्चित हिस्सा हो। और समुदाय, ये आपका 4 है, समुदाय और चौथा एक निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग शामिल हो। अब बताइए क्या होगा। चलिए, ये 4 मुख्य आधार है, ये 4 मुख्य आधार है आपका राज्य के लिए। व्यक्ति का एक समुदाय है बिल्कुल, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। सरकार मिला आपको, बिल्कुल। निश्चित भूभाग मिला आपको, बिल्कुल मिला। और बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अस्थायी रूप से वहां निवास करता हो। संप्रभुता का मतलब ही होता है कि आप बिना बाहरी हस्तक्षेप के खुद के फैसले और अपने से रिलेटेड बाहरी फैसले को लेने में समर्थ होते हैं। तो ये भी हुआ आपका संप्रभुता। चारों गुण आपका इसी में है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए। ये 4 इसके मुख्य आधार हैं। क्या क्या है, खुद की सरकार होनी चाहिए, संगठित सरकार हो, एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है। तीसरा संप्रभुता हो और चौथा एक समुदाय हो, ठीक है, चौथा समुदाय हो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 126 मैम 2024 में तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन 2 अलग अलग खंड में करके मिला है। उसके बाद की बात ये कि जो हमारे संविधान के अनुसार व्यवस्था की गई थी वो यही था कि 3 व्यक्ति को ही मिल सकता है, ठीक है, 3 व्यक्ति को ही मिल सकता है। मिला है, पिछली बार 5 लोगों को मिला है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी थी। इतना जो लंबा लाइन लिखा हुआ है, इसके कहने का बस एक ही मतलब है कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की शक्ति है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। बस यही कहना चाहता है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई है, यानी अध्यादेश किस अनुच्छेद में है ये बताना है। अगर हम अध्यादेश की बात करें तो राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है, राज्यपाल भी उसे जारी कर सकता है और जो केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल है वो भी जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। 3 अनुच्छेद आपको लिखाते हैं, 123, 213 और 239 का ए, ठीक है। 123, 213 और 239 का ए, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद याद रखना है। 123 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और 239 के ए के अंतर्गत, ये ए है, ये क्या है, ये ए है, 239 के ए के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें जो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या राज्यपाल जो भी है वो जारी कर सकता है। तो यहाँ हम राज्यपाल लिख देते हैं, ठीक है, यूटी का राज्यपाल, और कहीं कहीं प्रशासक भी है, तो जो भी है यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में एज ए गवर्नर वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 123 1 2 3 1 2 3, इसी को उल्टा कीजिए, 2 1 3 राज्यपाल को शक्ति दे देता है और 2 3 9 का ए केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को देता है। तो आंसर यहां से क्या निकलेगा, अपना आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। उसके बाद एक अनुच्छेद है आपका 143,
अनुच्छेद क्या है? 143 है। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा संस्था है? परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है, वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल उनकी इच्छा पे है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है। क्या कहता है? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या होगा? किसी मंत्री के विरुद्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है कब? ये बताना है। बताइए, आपके पास ऑप्शन है 5, क्या होगा इसका सही आंसर? सरकार में विश्वास खो देता है तब किसी मंत्री के विरुद्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, नहीं लाया जा सकता है। लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, नहीं। किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्य को बिगड़ा हुआ वर्णन देता, तथ्य का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी मामले के तथ्य को रोकने की कोशिश करता है या रोकता है। ठीक है, तथा जो तथ्य है यानी जो बात है उसके बारे में बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, यानी गलत सही करके वर्णन देता है, तब उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तब उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तथ्य को अगर रोकता है और उस तथ्य पर अगर वो गलत वर्णन उसका करता है तब उस पर लाया जाता है विशेषाधिकार। लंबे समय तक अनुपस्थित रहेगा तो उसे नोटिस जाएगा। ठीक है, सरकार में विश्वास खोएगा तो पद से हटेगा, लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव तथ्य को रोकने पर और गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर लाता है। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर है, सी। 128, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 आपके पास कथन है, 4 स्टेटमेंट के रूप में आपको दिया गया है। आप जानते होंगे चारों अलग अलग आपका स्टेटमेंट है। बताइए क्या है? ये चारों आपको पता है, लेकिन चारों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया गया है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जो भी अपना पद धारण करेगा उससे पहले क्या करेगा? शपथ लेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए शपथ या प्रतिज्ञान, यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये राज्यपाल के बारे में ही चर्चा की जा रही है। किसके बारे में चर्चा है? राज्यपाल के बारे में चर्चा है। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में है। ये स्टेटमेंट को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली अनुसूची आपको बताता है संघ और राज्य के बारे में, दूसरा बताता है वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में, तीसरा बताता है शपथ के बारे में। ठीक है, तीसरा बताता है शपथ के बारे में। सही बात है, तीसरा बताता है शपथ के बारे में, लेकिन इसमें जो शपथ है वो राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, लेकिन राज्यपाल के शपथ की चर्चा इसमें नहीं है। राज्यपाल की शपथ की चर्चा इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। इसमें राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के शपथ की चर्चा इसमें नहीं की गई है, इसलिए आपका क्या होगा? 2 गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या है? राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, राज्यपाल जो है हाई कोर्ट जो राज्य का होता है के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो नहीं है उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब अगर वो नहीं है तो उनके अलावा जो वहां पे वरिष्ठ न्यायाधीश है, ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, उनके सामने शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के, वो दिलाएंगे। और अगर वो नहीं है तो जो वहां पे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं यानी सबसे बड़े हैं यानी ज्येष्ठ हैं वो दिलाएंगे। ये कथन बिल्कुल ही सही है।
चौथा चलिए, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 यानी राज्यपाल के शपथ की बात कर रहा है में दी गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो कौन कौन सही हुआ? 1 सही हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 3 4 सही होगा। 2 क्लियर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन राज्यपाल के कथन के अनुसार ये सही नहीं है, राज्यपाल के हिसाब से ये सही नहीं है। क्लियर है? आंसर हुआ 1 3 4। अगले क्वेश्चन पे आइए, 129 नंबर। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर, कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है। 129। चलिए, नगर क्षेत्र का निर्धारण करना है, ठीक है। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड, ठीक है, छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, नगर क्षेत्र निर्धारित करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो जो नगर पालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड या अनुसूचित एरिया कमेटी, इस चारों में से किसी के अंतर्गत हो, ठीक है, बिल्कुल सही है, वो नगर क्षेत्र कहलाएगा जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है। जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्य में, मतलब कि गैर कृषि कार्य में, ठीक है, यानी कि गैर कृषि कार्य में लगी हो। गैर कृषि कार्य में, कृषि सही है? बिल्कुल नहीं सही है, कृषि कार्य में लगी हो, गैर कृषि कार्य में लगी हो। तो गैर कृषि कार्य में लगी हो ये तो सही है, लेकिन 60% नहीं, तो कितना प्रतिशत? 75%। कितना? 75%। ये गलत है। कितना होना चाहिए? 75% होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका? सी हो गया गलत। सी हो गया क्या? गलत हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो आपका क्या होगा आंसर? सही नहीं है, यही पूछा था ना, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये दोनों तो आप देख ही लिए। इसके साथ कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो ये भी आपका रहता है। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर निवास होने चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 400 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, जिसको कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो बिहार का सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। 130 पे आइए। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कैसे? मतलब किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, मंडल के आयुक्त के द्वारा एक क्षेत्र का, पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कैसे? कौन करेगा? बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 243 के गौ के अनुसार करेगा। 243 के गौ के अनुसार करेगा। क ख ग, ठीक है। हाँ, जिसमें संरचना है, सी से संरचना, आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 243 का गौ। 131 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तदर्थ न्यायाधीश होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य कार्यकारी न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, बताना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद
24 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और अनुच्छेद 223 में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 223 में व्यवस्था की गई है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था अनुच्छेद 223 में की गई है। और अनुच्छेद 224 की अगर बात करें तो अतिरिक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 223। चलिए आगे चलते हैं। 132 सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ईस्वी नहीं दिया गया है और ईस्वी के अनुसार आपको सजाना है। सही कूट कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। आवाज जा रही है? चलिए, गोलकनाथ कब का है? 1967 का है। केशवानंद 1973 का है। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 का है। और 42वां की बात करें तो 1976 का है। 1976 का है, ठीक है। अब आवाज जा रही है ना? 1976 का है। अब इसको कालक्रम के अनुसार यानी टाइम के अनुसार सही से सजाना है। तो सबसे पहले 1967 हुआ, दूसरे नंबर पर 1971 हुआ, तो आपका 24वां तीसरे में दिया गया ना, तीसरा होगा। उसके बाद 71 के बाद 73 होगा, ये दूसरे पर है तो दूसरा हो गया। और उसके बाद 1976 होगा तो ये आपका हो गया, यानी 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 133। सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संतुति दी थी, यानी सरकारिया आयोग किससे संबंधित है ये पूछा गया है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग है किस कब का और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकारिया आयोग कब का है? 1983 का है। कब का है? सरकारिया आयोग की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य आयोग था ये, ठीक है। ये कब का है? सरकारी आयोग का गठन कब किया गया है? 1983 में। 1983 में इसका गठन किया गया है। 1983 में इसका गठन किया गया है। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया? इसने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया है? ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन यानी फाइनली रूप से प्रकाशन 1988 में किया। कब? 1988 में किया गया। और इसे लागू 1990 में किया गया था। लागू कब किया गया? 1990 में लागू किया गया, ठीक है। अब बताइए किससे संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उससे ये संबंधित है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बलवंतराय मेहता समिति पंचायत से है। 134 न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया। भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मतलब अगर कोर्ट यानी न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देता है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। ये व्यवस्था, ये निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? ये निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? ये देने का काम कौन करता है? संसद ये निर्णय लेती है। कौन? संसद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? हिंदी पाठ को, ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकृत किया गया है? किसके द्वारा? 58 यानी कि 58वां संवैधानिक संशोधन 1987 द्वारा। 1987 द्वारा, ठीक है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। और इसकी चर्चा हमारे संविधान के किस
भाग में है तो भाग 17 में है। किस भाग में है? भाग 17 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? इस दोनों बात की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 343 में है। भाग 17 343 से 351 तक है। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, यानी भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? बीएन खड़े की अध्यक्षता में। बीएन खड़े की अध्यक्षता में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी 58 संवैधानिक संशोधन। आगे चलिए 136, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगाया गया? अच्छा, अगर हम आपात की बात करें, आपात 3 तरह का होता है। कौन कौन? 101 तो होता है आपका 352 में क्या होता है? 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। ठीक है। दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन होता है। और तीसरा आपका 360 वित्तीय आपात होता है। ठीक है, वित्तीय आपात होगा। अगर हम 352 की बात करें तो ये अब तक हमारे देश में कितनी बार? 3 बार लग चुका है। और 356 के बारे में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले ये कहाँ लागू किया गया, सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया, ये बताना है। बताइए सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब जिस समय से पेप्सू के नाम से जानते थे, पेप्सू के नाम से जाना जाता था, वहां पे लागू किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पेप्सू में कितने जिले शामिल थे? 8 इसमें जिले शामिल थे। पटियाला और उत्तर पूर्वी आपका संघ। ठीक है, उत्तर पूर्वी पंजाब का संघ इसका होता है। तो आंसर क्या होगा? सी सबसे पहले यहीं पर लगा था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 137 कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 सही नहीं है, ये पूछा गया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा संविधान संशोधक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। बिल्कुल सही है। और कितना? 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। ठीक है, कितना? दोनों सदनों से 2/3 अलग अलग, ठीक है, बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद है, ये तो सही हुआ। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सही है। बेंच कितने का होना चाहिए? 5 न्यायाधीश का बेंच होना चाहिए, तभी सुनवाई हो सकती है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 में है। किसमें है? 145 के 3 में ये व्यवस्था की गई है कि संविधान संबंधी मामले की अगर सुनवाई होती है तो उसमें न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होगी? 5 होगी। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आप किस में पढ़ते हैं? ये किस में पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं। और मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? तो अनुच्छेद 19 में पढ़ते हैं। 19 के ए में ही आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी मिलेगी, बोलने की स्वतंत्रता भी उसी में है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए। ठीक है, ये भी सही है। तो क्या होगा? तीनों सही है और सही नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं गलत है, सबके सब सही हैं, सबके सब सही हैं। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 138, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या कहता है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ये बताना है। मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा जोड़ा गया था? यहाँ पे संशोधन नहीं, यहाँ पे साल पूछा है। वैसे संशोधन कौन सा है? 86वां संवैधानिक संशोधन है। 86वां संवैधानिक संशोधन है जो 2010 का है। ठीक है, 2002 का है। ये तो 2002 का है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया ये पूछा गया है। बताइए कब का? हाँ,
छियासवां संवैधानिक संशोधन आपका 2002 का है। इसके तहत जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर? 2002 का संशोधन है, लेकिन अगर इसका आंसर पूछे तो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें जो व्यवस्था की गई है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है, ये अधिनियम आपका कब का था? 2009 का था। इसका अधिनियम कब का था? 2009 का अधिनियम था, 2009 का अधिनियम था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू जो किया गया है, इस अधिनियम को लागू जो किया गया है वो आपका 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये संशोधन 2002 का है। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तीनों में दिया गया है। और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो अधिनियम है वो 2009 में बना है, लेकिन इसे लागू 2010 में किया गया है। 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 139। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है कब? अभी जस्ट बताए हैं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है कब? बताइए। अभी जस्ट बताए हैं 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सी, हाँ 139 का क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। अच्छा, 71वां संवैधानिक संशोधन देख लेते हैं 1992 का। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? 71वां में क्या व्यवस्था थी? तो इसमें नमक, याद आया? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन सा है? नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। नेपाली है, मणिपुरी है और कौन सी भाषा है? कोंकणी भाषा है। कोंकणी भाषा है। ठीक है, इस तीनों को 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। बोर्ड मास कब जोड़ा गया था? बोर्ड मास कब जोड़ा गया था? 92 संवैधानिक संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोर्ड मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 140। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वोदाहरण से। किससे संबंधित था ये बताना है। किससे संबंधित था ये बताना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय से नहीं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से राष्ट्रीय शब्द संबंधित था। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ठीक है, स्थापना बताना है इसकी कब हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 141। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? डलहौजी को, कैनिंग को, कर्जन को, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। स्थानीय स्वशासन का जनक सिंपल सा है, स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसका जनक किसे माना जाता है? अच्छा, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहां पे? प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन प्रथम बार पंडित नेहरू ने पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला से इसकी शुरुआत की, राजस्थान के नागौर जिला से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन सा संवैधानिक संशोधन है? संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन इसी से संबंधित है, 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 73वां। अच्छा, ये कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, बाकी 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, इसका जनक किसे माना जाता है? रीपन को माना जाता है। किसे? लॉर्ड रीपन को माना जाता है, रीपन को माना जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, रीपन तो है नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए, 142 राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य वित्त आयोग, इसका पूरा लिखा दें। 243 ए से स्टार्ट होता है। 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा है। बी में क्या है? 243 के बी में क्या है? बी में आपका ग्राम सभा का गठन है। सी में संरचना है। डी में आरक्षण की व्यवस्था है। ई में आपका कार्यकाल है। एफ में अयोग्यता है। चलिए, 243, ठीक है, जहां तक होता है लिखवा देते हैं। ए का क्या है? ए का ग्राम सभा है। ए में किसका वर्णन है? ग्राम सभा का वर्णन है। बी की बात करें, बी में इसके गठन की बात की गई है, ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। सी में संरचना की बात की गई है, सी में संरचना है। डी की बात करें तो डी में आरक्षण है। डी में क्या है? डी में आरक्षण है। ई में कार्यकाल है। ई में क्या है? ई में कार्यकाल है। ई में कार्यकाल है। एफ में क्या है? एफ में अयोग्यता है। चलिए, एफ में क्या है? अयोग्यता है। एफ में अयोग्यता है। जी में क्या है? तो जी में आपका शक्ति है। जी में क्या है? जी में शक्ति की चर्चा की गई है, शक्ति की चर्चा की गई है। एच में क्या है? एच में टैक्स की बात की गई है, यानी कर की बात की गई है। और आई में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। आई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, जे में लेखा परीक्षण है, यहाँ पे दिया हुआ है ना जे, हाँ, जे में क्या है? जे में आपका, जे में लेखा परीक्षण है। जे में क्या है? लेखा परीक्षण है। ठीक है, के में क्या है? के में निर्वाचन है। तो यहां से चलिए आंसर लगाइए, क्या होगा? अब आ गए यहां तक, तो आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, आई में ही है राज्य वित्त आयोग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एच का यहां लिखा दिए हैं, टैक्स हो जाएगा। एच में क्या होगा? टैक्स यानी कर के बारे में है। और आई में आपका क्या है? राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। जे में लेखा परीक्षण है। और के में क्या है? के में निर्वाचन की बात की गई है। और एल में यूटी में भी ग्राम पंचायत होगा, ऐसा कहा गया है। के में क्या है? के में निर्वाचन है। के में निर्वाचन है। एल में यूटी में भी ग्राम पंचायत होगा। और एम में क्या है? कुछ विशेष क्षेत्र में ग्राम पंचायत की बात की गई है। एम में कुछ विशेष क्षेत्र में ग्राम पंचायत की बात की गई है। ये आपका लगभग MNO तक है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हुआ? बी हुआ। फिर पी से आपका नगर पालिका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है? महाभियोग की अगर हम बात करें, महाभियोग की अगर हम बात करें तो ये हमारे संविधान में तो था नहीं। कहां से लाया गया? अमेरिका के संविधान से लाया गया। किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 61 में व्यवस्था की गई। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगेगा, मतलब राष्ट्रपति के लिए वर्ड यूज होगा। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण होने पर। कब लगेगा? जब संविधान का अतिक्रमण होगा, तब संविधान के अतिक्रमण होने पर लगेगा। लगता कैसे है? तो लोकसभा
और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा लेके आया है, लोकसभा लाया है, तो लाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 1/3 बहुमत चाहिए। फिर प्रस्ताव को पारित करवाना होगा इसी सदन के जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, 1/3 सदस्य अपना सिग्नेचर करेंगे, तब प्रस्ताव आएगा। उसके बाद प्रस्ताव को पारित कैसे किया जाएगा? तो पारित जो है 2/3 बहुमत से किया जाएगा। अगर 2/3 जो सदस्य हैं शामिल हो जाते हैं इसमें, तो बहुमत से ये पारित हो गया। ठीक है, सिर्फ इस सदन से। अब इस सदन में जाएगा, लेकिन जाने से पहले क्या होगा? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी गरिमा को बचा सकते हैं। 14 दिन पहले हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पहुंचा। अगर राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया, क्या किया? पारित कर दिया। कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया तो महाभियोग कंप्लीट समझा जाएगा और उस राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, उस पर महाभियोग लग जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? कितने दिन पूर्व सूचना? 14 दिन पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। क्लियर है? चलिए, लाने के लिए किसी भी सदन में आए, अगर राज्यसभा लेके आता तो सबसे पहले लाने के लिए 1/3 सदस्य चाहिए। ठीक है, फिर वहां पारित कराने के लिए 2/3 चाहिए। फिर लोकसभा में जाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। जब लोकसभा पहुंचा तो फिर लोकसभा 2/3 से पारित करेगा, तब फिर पूरी प्रक्रिया समझी जाएगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं 144। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, कैसी है? सभी को पता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। आंसर क्या होगा? ए होगा। किसकी है त्रिस्तरीय व्यवस्था? बलवंत राय मेहता समिति की है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था की आपकी योजना प्रस्तुत की गई थी। नहीं, अभी तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, लाया गया है बहुत पे लाया गया। ये एक प्रक्रिया है जो हर राजनीतिक पार्टी में होते ही रहता है, हर एक दूसरे के विरुद्ध लाते ही रहता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया आज तक कंप्लीट नहीं हुई है और हमारे किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, अब बताइए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, पंचायत समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर पे व्यवस्था है। कई बार लिखवाए हैं, ए होगा सही आंसर। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं कौन कौन? राज्यपाल, विधान परिषद। जैसे संसद में राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद आपके लोकसभा है, फिर राज्यसभा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम विधानमंडल की बात करेंगे, शॉर्टकट में लिखते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो इसके भी 3 अंग हैं। कौन कौन है? राज्यपाल है, दूसरे कौन है? दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरा हो जाएगा आपका विधान परिषद और तीसरा हो जाएगा विधान सभा। तीसरा कौन हो जाएगा? विधान सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तीनों है इसका हिस्सा, तीनों शामिल है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अब इसका अनुच्छेद देख लेते हैं यहां पर। मैम, किसी न्यायाधीश पर लगा है महाभियोग। महाभियोग शब्द जो है हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। बाकी प्रक्रिया सेम होगी, लेकिन महाभियोग शब्द का यूज हम नहीं करेंगे किसी अन्य के लिए। हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि सेम वही प्रोसेस होता है, तो वो बोल सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया। पूरी तरीके से महाभियोग नहीं बोल सकते, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होगा, क्योंकि राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है। ठीक है, चलिए, अगर हम विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद है आपका 168। कौन सा है? 168 में विधानमंडल की बात की गई है। 169 में विधान परिषद के सृजन और समापन की व्यवस्था है। सृजन और समापन की व्यवस्था है, मतलब कैसे लगाया जाएगा, कैसे समाप्त किया जाएगा। और 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई है। विधानसभा की संरचना की बात की गई है। और 171 में विधान
परिषद के संरचना की बात की गई है। अगर हम विधान परिषद देखेंगे तो इससे इसमें दो अनुच्छेद है, 169 है और 171 है। अगर हम विधानसभा देखेंगे तो इसमें बस एक ही शामिल है, 170, और विधानमंडल किसमें है, 168 में है। आंसर क्या हुआ, डी सही आंसर हो गया। चलिए 146, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति है, ठीक है, यानी राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल के लिए भी होगा ना, राज्यपाल के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहें तब उन्हें किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्णतः प्रधानमंत्री के कहने पर सारा कुछ होता है, हर राज्य का राज्यपाल तय होता है। इसलिए राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, राज्य के महाधिवक्ता, बिल्कुल नहीं, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को है। तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ जिस राज्य में राज्यपाल है वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाएगा। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ, सी। चलिए आगे चलिए, 147, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसकी संरचना क्या है। सबसे पहले विधान परिषद की संरचना को समझिए। विधान परिषद में जो सीट का आवंटन होता है वो कैसे होता है, विधान परिषद में सीटों का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से आंसर निकल जाएगा, ठीक है, यहां से आप कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, टोटल विधान परिषद का ये सीटों का आवंटन है, यानी किसको किसको कितना कितना सीट मिलेगा इससे आपको पता चलेगा, ठीक है, इससे पता चलेगा। 1/3 सीट एमएलए के द्वारा यानी विधानसभा से आएगा, ठीक है, 1/3 सीटों को भरा जाएगा, हम यहाँ एमएलए लिख देते हैं डायरेक्ट, बाकी आप समझ जाइएगा विधानसभा से आएंगे, ठीक है, विधानसभा से आएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय कौन है, पंचायती राज, ठीक है, तो स्थानीय निकाय से आएगा, स्थानीय निकाय से शामिल होंगे, स्थानीय निकाय से 1/3 शामिल होंगे। 1/6 सदस्य जो है इसका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, इसका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, यानी टोटल सदस्य में, विधान परिषद के टोटल सदस्य में 1/6 भाग सदस्य की नियुक्ति यानी मनोनयन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 1/12 की अगर हम बात करें तो ये जो स्नातक कर चुके हैं, 3 साल हो चुका है, स्नातक जो 3 साल पूर्व कर चुके हैं उनके द्वारा 1/12, और 1/12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शामिल होंगे। ये है आपका विधान परिषद का संरचना, सीटों का संरचना, ठीक है। तो अब यहां से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका राज्यपाल के द्वारा मनोनयन कितना होता है। पूछा तो सब जाता है, लेकिन ये जो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन है 1/6 सदस्य का, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कितना सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/6 करते हैं, कितना, 1/6 करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यानी एमएलए के द्वारा, 6 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, 6 स्नातक से, और 24 स्थानीय प्राधिकार से, और 12 मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। चलिए आगे
क्वेश्चन नंबर 148, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो मुखिया होंगे वही ना करेंगे, जो मुखिया होंगे वही अध्यक्षता करेंगे। तो कौन? पंचायत सरपंच नहीं, मुखिया। आंसर हो जाएगा बी। 149, बिहार का कौन सा शहर किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? शिवहर को नहीं है। आंसर होगा सी। 150, बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा का चुनाव हुआ? 1995, 2000, 2005। कब हुआ था 2 विधानसभा का चुनाव? 2005 में हुआ था, 2005 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका पॉलिटी का डिस्कशन पूरा, ठीक है, जो अब कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चन का।